गुड इवनिंग एवरीवन। अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जहां पर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का है या फिर एनिमल वाली जो कुछ चीजें अपने क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो साथ में कवर होगी। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी की जो बात है इसमें दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो और टेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ अपने को टेक्नोलॉजी का यूज करना है, यानी कि टेक्नोलॉजी भी यहां पर कौन सी वाली, आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं, आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसका एक नाम और भी होता है, उसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। वैसे बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का अंदर दो एस्पेक्ट्स होते हैं, टिश्यू कल्चर और जेनेटिक इंजीनियरिंग। टिश्यू कल्चर और जेनेटिक इंजीनियरिंग, टिश्यू कल्चर अपन बाद में लेंगे, पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग जो मेन चीज है वो टिश्यू कल्चर अपना छोटा पोर्शन रहेगा जिसको बाद में लेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो इसके अंदर रहेगा वो अपन पूरा बात को क्लियर करेंगे क्या क्या होता है इस टेक्निक में। आज की क्लास में अपन पूरा उसका प्रोसेस समझेंगे, कैसे आपके वेक्टर वगैरह की सारी बात अपन लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको समझना बात करें तो ये बात सबको पता ही है कि भाई किसी भी, ये ह्यूमन के लिए बोला है, जैसे ह्यूमन इंसुलिन वगैरह की बात करते हैं, कोई भी सेल हो, कोई भी सेल हो, सेल के अंदर आपके इस तरीके से न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में भी फिर उसने आपके एक जूम करके क्रोमोसोम को दिखाया। क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए से, और डीएनए का जो पर्टिकुलर पार्ट जो किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है उसे अपन क्या कहते हैं, जीन। ये सारी चीजें अपनी ऑलरेडी पढ़ी हुई, लेकिन हम इसको इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यहां पर जो हम चेंजेस करेंगे वो जीन का करेंगे। एग्जाम्पल हमारे दिमाग में बस एक सबसे अच्छा क्लियर है, वो है बीटी कोटन। बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए एक एग्जांपल हमारे दिमाग में अच्छे से क्लियर है, वो है बीटी कोटन, जहां पर क्राई1 एसी, क्राई2 एबी जैसे जीन हमने बात करें तो बैसिलस थुरिंजिसिस बैक्टीरिया से हमने उसको ट्रांसफर किया था किसमें, कॉटन की सेल के अंदर, कॉटन की सेल में, तो वो आपके जिसकी वजह से बॉलवर्म के लिए रेजिस्टेंस आई थी। तो उसी तरीके से यहां पर जीन को किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना है, किसी डिजायर्ड कैरेक्टर को लाना है, उसके लिए हमारा डिजायर्ड डीएनए या डिजायर्ड जीन को हमें लाना पड़ेगा। कहां से लाएंगे वो डिपेंड करेगा, सोर्स अलग अलग जगह अलग अलग सोर्स होगा। ठीक है, अगर बात करें तो ये डिजायर्ड जो डीएनए है इसे डिजायर्ड जीन भी कह सकते हैं, इसे फॉरेन जीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कई बार टर्म्स आता है, जैसे हमने एक चीज यहां से रिलेटेड पढ़ रखी है मेल स्टेरिलिटी में, और वो थी आपकी ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी, पढ़ा है अपन ने, जहां पर ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी में टोबैको वगैरह में, आपके रैप्सिड वगैरह में जो हमने मेल स्टेरिलिटी लाए थे, और उसके अंदर जो जीन थे बार्नेज और बारस्टार। ठीक है, बार्नेज और बारस्टार, वो जिस बैक्टीरिया से वो जीन आइसोलेट किए थे उसका नाम था बेसिलस अमाइलो लिक्विफेसेंस। बेसिलस की कोई दूसरी स्पीसीज थी, बेसिलस अमाइलो लिक्विफेसेंस। तो वो आपको ध्यान रखना है, जहां पर ट्रांसजेनिक बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके मेल स्टेरिलिटी लाए थे तो ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी उसको कहा था। अब यहां पर सिंपल सा सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स आर रिस्पांसिबल प्रोड्यूसिंग एवरी कैरेक्टरिस्टिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट एनिमल के अंदर कोई भी कैरेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए रिस्पांसिबल है जीन, और जीन क्या होता है, डीएनए का सेगमेंट होता है। ये कोई चीज आपको अलग से नहीं है, तो एक बार डायग्राम था तो मैंने कहा दिखा देते हैं। अब कैसे जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स अपन कहते हैं, जीएम क्रॉप्स कह देते हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कह देते हैं। जीएमओ कह दिया अगर अपन ने तो उसमें प्लांट एनिमल दोनों ही कवर हो गए। इन्हें अपन जेनेटिकली इंजीनियर्ड भी कहते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स भी अपन कहते हैं। तो इसके अंदर जब प्लांट्स की बात करेंगे तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, ठीक है, जीएम क्रॉप्स जिनको अपन कह देते हैं, वो सारे टर्म्स इसी से रिलेटेड है। अब यहां पर सिंपली क्या करते हैं कि जीएमओस डिपेंड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर देयर क्रिएशन एंड कैन बी मॉडिफाइड इन एनी वे ए साइंटिस्ट चूजेस। कोई खास बात नहीं है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बेस्ड है। ए डिजायर्ड जीन इज आइसोलेटेड, ये पूरा प्रोसेस अभी अपन बात करेंगे। जीन को आपको निकालना है कहां से, जैसे बीटी कोटन में हमने ये जीन कहां से निकाला, बैक्टीरिया से, अब बैसिलस थुरिंजिसिस से। द जीन इज इंसर्टेड इनटू एन एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, यानी कि प्लाज्मिड के अंदर हम उस जीन को इंसर्ट करेंगे, उस डीएनए के पार्ट को प्लाज्मिड में इंसर्ट किया, फिर जिस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है उसमें उसको प्लाज्मिड को वापस डाला, वहां पर द न्यू डीएनए इज इंसर्टेड इनटू ए सेल, उस सेल में डाल दिया बैक्टीरिया सेल में, उसका फिर अपन करेंगे क्लोनिंग के दो बहुत सारे हम
सेल्स बनाएंगे और उन सेल को फिर अपन क्या करेंगे, हमारे जो प्लांट की सेल है वहां पर उसको ट्रांसफर कर देते हैं और इस तरीके से हमारा ट्रांसजेनिक प्लांट बन जाता है। एक जनरल बात है, इसको सिस्टमेटिकली पूरा अपन लिखेंगे, बात करेंगे। उसके बाद अपन बात करें, इसको समझने से पहले कुछ बायोटेक की डेफिनेशन पर आते हैं, उससे फिर आगे की बात शुरू करते हैं। तो अपन सिंपल सी कुछ चीजें लेते हैं। तो यहां पर हेडिंग ले रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का जो टर्म दिया और इसके जो फादर हैं वो दोनों की बात करें, वैसे आगे इनकी हिस्ट्री में थोड़ी सी बात करेंगे। टर्म एंड फादर, कॉल एरिकी। साइंटिस्ट ध्यान रखना है, टर्म पे क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं। 1919 में इन्होंने शब्द दिया था बायोटेक्नोलॉजी। प्लांट के स्पेशली बात करने की जरूरत नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी टर्म देने वाले। नाम को इसको दो ग्रुप में अपन डिवाइड कर सकते हैं, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। मैं ज्यादा सिंपल चीजें नहीं बता कि मेन क्वेश्चन वाली पे ज्यादा आना चाहूंगा। जैसे कि अब ये क्वेश्चन वाली चीज यहां से जो थी वो थी कि ये कॉल एरिकी के बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इनकी और बात अपन करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी टर्म और बायोटेक्नोलॉजी के फादर यही है। पैथोलॉजी का सिलेबस खत्म हो गया, बिल्कुल हो गया, या अभी बाकी है? बिल्कुल हो चुका है। अगला टॉपिक अपना अगला सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी। आज पहली क्लास पहली स्लाइड स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एक डेफिनेशन इसलिए लिखनी जरूरी है क्योंकि अपने को समझना इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, production of useful products and services for mankind by controlled use of, for mankind by the controlled use of biotic factors like microorganisms, biotic factors like microorganisms, cells and their components, इसको नोट करो थोड़ा सा, इसको समझते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। डायरेक्टली अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है ये कॉल एरिकी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहां से। बढ़े आगे, सबने कर लिया नोट। तो बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी कोई खास बात नहीं। प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इसके अंदर जीएम क्रॉप्स डेवलप करना है। जीएम कई बार अपन क्या करते हैं कि ह्यूमन इंसुलिन हमने डेवलप किया डायबिटीज पेशेंट्स के लिए, ठीक है। कई बार हम कोई क्रॉप्स डेवलप कर रहे हैं, कई बार बीटी ब्रिंजल की भी सुने हो जो अभी तक आपके रिलीज नहीं हो पाया था अपने इधर कहीं पे भी। अलग अलग तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर हम कोई ना कोई चेंजेस करते रहते हैं, कोई ना कोई मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स या सर्विसेज। सर्विसेज भी कुछ इस तरीके से बहुत अलग अलग चीजें, जैसे यहाँ पर आप कोई जीन ट्रांसफर कर देते हैं जिससे आपके रेजिस्टेंट वगैरह भी आ जाती है ट्रांसजेनिक से, तो वो बहुत सारी चीजें। फॉर मैनकाइंड हमारा फायदा होता है कुल मिला के बाय द कंट्रोल्ड यूज ऑफ लिमिटेड, जिस तरीके से हम यूज करते हैं बायोटिक फैक्टर का, स्पेशली हम यहाँ पर यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जरूरी नहीं हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कई बार हम इवन हायर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनसे भी जीन ट्रांसफर कर लिया जाता है, ठीक है। तो बायोटिक फैक्टर्स या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम कोई जीन लेते हैं, ये आपके जो नॉर्मली हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं उससे बहुत हटके हैं। वहां पर तो आप क्रॉसिंग करवाते हो, दो स्पीसीज ले लेते हो जहां पर क्रॉसिंग कराते हो, जबकि यहां पर हम डायरेक्टली उसके सेल के डीएनए से वो जीन काट के लाएंगे और इधर लाके जोड़ के मतलब अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे वो आपको आगे बताएंगे।
डेफिनेशन में कोई खास बात नहीं है, सिंपल है, ठीक है। कुल मिला के इसका आपको बायोटेक का यूज करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाने हैं, जहां पर बायो मतलब लिविंग, बायोटिक फैक्टर्स का यूज करना है, जीन वहीं से लेना है। बढ़े आगे, चलो यहां पर अपन आते हैं इसकी दो तरीके के सिंपल तरीके की ब्रांचेस पे, टाइप्स पर आते हैं, फिर इसकी ब्रांचेस अलग से ले रहे हैं। टाइप्स एक होती है एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी, पुराने टाइप के, जिसमें कोई भी हमारा ज्यादा रोल नहीं था, नेचुरल एबिलिटी जो थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसका यूज किया जाता था। एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी, जैसे आपके बात करें तो भाई वाइन प्रोडक्शन था, ठीक है, तो ये आपके यीस्ट है जो बेकरी में यूज होती है, बेकर्स यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो था, भाई हमने कोई कुछ भी नहीं किया, हम तो क्या करते थे, जामन डालते थे, दही जम जाता था, हमें पता ही नहीं था, जो सालों से हजारों साल से हमारा ह्यूमन बीइंग उसको फॉलो करता आ रहा है। तो ये एंशिएंट में आती है। एंशिएंट में अपन सीधा कहे तो बेस्ड ऑन नेचुरल एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बेस्ड ऑन नेचुरल एबिलिटीज, बेस्ड ऑन नेचुरल एबिलिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कह दें एक ही बात, तो उनकी जो ऐसी कोई एबिलिटी है उसका यूज हो रहा है, स्पेशली यहां पर कोई जीन ट्रांसफर की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ वाइन, वाइन बनाने के लिए जो यूज होती है आपकी सिंगल सेल फंजाई यानी कि यीस्ट, जिसको अपन कहते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी, तो बाय सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी, ठीक है, जिसे आप बेकर्स यीस्ट या ब्रेवर्स यीस्ट भी कहते हैं। जिसका मेन काम होता है फर्मेंटेशन का, क्या काम होता है, और फर्मेंटेशन की वजह से ही ये आपके वाइन का प्रोडक्शन कर रही है, बेकरी में कोई प्रोडक्ट बना रही है। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड एसिडोबैक्टर सिट्री जो होता है वो आपके सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड अलग अलग तरीके से, यहां पर अपन जो इंपॉर्टेंट लेते हैं एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर, ये भी आपके सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। उसके अलावा पेनिसिलिन के लिए अपने को पता ही है, पेनिसिलिन नोटेटम, फॉर्मेशन ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है, पेनिसिलियम नोटेटम, या क्राइसोजिनम भी होता है, पेनिसिलियम नोटेटम या क्राइसोजिनम भी होता है। तो मेन जो है इस पे क्वेश्चन अक्सर आता है, तो ये अपन ध्यान रखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये सब ट्रेडिशनल है। लैक्टोबैसिलस सॉरी लिखने में मिस्टेक होगी, एस्परजिलस है। एस्परजिलस नाइगर, लैक्टोबैसिलस, अलग अलग तरीके से आप बात करते हो, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस की बात कर लो, या अलग अलग बैक्टीरिया, ये इन बैक्टीरिया की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, इन फंजाई की नेचुरल एबिलिटीज है, जिसका यूज करते हुए कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे और आज भी बनाते हैं। तो ऐसे और भी कई एग्जाम्पल होंगे, तो आगे अपने पढ़ने में आ जाएंगे, जो सिंपल क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। वैसे माइक्रोस में अब ये चीजें लगभग पढ़ने में आ गई थी अपने कहीं ना कहीं। बढ़े आगे, सिट्रिक एसिड का एस्परजिलस नाइगर है, एसिटिक एसिड का होता है एसिडोबैक्टर एसिटी, वो भी लिख लो, तो मेरे से बोलने में भी आया था, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिडोबैक्टर एसिटी, शायद सिरका इसी को कहते हैं,
है ना। सिरका जिसको अपन कहते हैं, इसी को कहते हैं। माथे का ये सिर नहीं, वो कुछ इंग्लिश का वर्ड क्या बोलते हैं, मैं दिमाग से निकला, सिरका कुछ कहते हैं अपन। विनेगर, एसिड है ना, विनेगर इसी को कहते हैं, एसिडिक एसिड को। तो सिरका जो ज्यादा पॉपुलर वर्ड है, कर लो नोट सारी बात। ये कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। एक ही क्वेश्चन सबका मेज द पेयर का बन सकता है, एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें पूछ सकता है, वो मेज द पेयर दे देगा, और एक ही क्वेश्चन में 5-6 चीजें पूछेगा। क्लियर है क्या बात? बढ़े आगे। तो ये तो एंशिएंट है, जिसमें कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज नहीं हुआ, सीधा माइक्रोब से उनके अंदर ऐसी एबिलिटी है, उसका यूज करते हुए कई सारे प्रोडक्ट्स वो फॉर्मेशन करते रहते हैं। तो ये अपन ध्यान रखें। बढ़े आगे। चलो दूसरी तरफ आते हैं, एंशिएंट के बाद मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न जो होती है वो डिपेंड करती है बायोटेक्नोलॉजी पर। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बेस्ड है या आरडीटी पर बेस्ड है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी नहीं। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बेस्ड है आपके किस पर? बायोटेक्नोलॉजी, या जिसको अपन आरडीटी कहें, बेस्ड ऑन आरडीटी, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको समझेंगे अपन आज की क्लास में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या इसे ही हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ध्यान रहेगा, नेचुरल एबिलिटी पर बेस्ड है तो एंशिएंट वाली, और इस पर आरडीटी पर अगर बेस्ड है तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इसको अपन कहते हैं। जहां पर अपन आरडीटी की अगर बात करें हल्का सा, बाकी पूरी आगे बात आएगी, तो अपन क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीन का ट्रांसफर करते हैं। तो सीधा ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म, ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर, डिजायर्ड जीन कहते हैं, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है, हमको पता होनी चाहिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग आरडीटी क्या होता है। किसी डिजायर्ड जीन का, किसी फॉरेन जीन का एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना, उसे कहते हैं आरडीटी। ठीक है, अब आरडीटी पर बेस्ड है। यहां पर एग्जांपल के तौर पे ध्यान रखें, तो इसमें एक एग्जांपल ध्यान रखते हैं ह्यूमन इंसुलिन का, जो अपने को ध्यान रखना है डायबिटीज पेशेंट के लिए, जो ई कलाई में किया गया था। तो ट्रांसफर एंड इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, ट्रांसफर एंड इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन जीन, ह्यूमन इंसुलिन जीन इन ई कोलाई बैक्टीरिया, ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन in E. coli ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे ऐसा क्यों किया गया ह्यूमन इंसुलिन का इसमें, फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। इसका और एप्लीकेशन अगर ध्यान रखें तो जितने भी एंजाइम्स का प्रोडक्शन अपन करते हैं वो भी इसी के अंदर आता है। तो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स फ्रॉम वेरियस माइक्रोब्स। कुल मिला के एंशिएंट को छोड़ के सब इसी में आना है। एक आध एग्जांपल ध्यान रख रहे हैं अपन तो केवल फिलहाल जो पढ़ेंगे मैक्सिमम अपन मॉडर्न वाला ही पढ़ेंगे, ये नोट कर लो आप एक बार।
यहीं पर एक अपन नोट लगा के प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, कोई खास बात नहीं है। आपका जेनेटिक इंप्रूवमेंट करना है प्लांट्स के अंदर बायोटेक का यूज करते हुए। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी जहां पर आप इससे बनने वाली क्रॉप्स को जीएम क्रॉप्स या वेराइटीज अगर कहीं बना रहे हैं तो अपन उसे ट्रांसजेनिक वेराइटी कहते हैं। तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में सिंपल सा लिखेंगे, जेनेटिक व्हेन बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर genetic improvement of crop plants. इसका मतलब डेफिनेशन देख के हम कुछ ऐसा भी कह सकते हैं, इसे ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रीडिंग वाली बात हो रही है। जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स क्या होता है, ब्रीडिंग ही होता है। और बायोटेक का यूज करें तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी या ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग भी कह सकते हैं इसको। कर लिया नोट? अपना टेस्ट भी हुआ था ना, तुम याद रखते हो नहीं यार कभी कि पेपर डिस्कस करना है? तुमको तो याद ही नहीं रहता है। चलो लास्ट में 15 मिनट में याद दिलाना, क्योंकि 15 मिनट तो अपने को चाहिए क्योंकि पैथोलॉजी और दोनों है, ठीक है। तो लास्ट के 15 मिनट बचे और याद दिलाना, पेपर जरूर डिस्कस करना है। कर लिया नोट? सिंपल सा है कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी किस पर बेस्ड है, आरडीटी पर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बेस्ड है, ठीक है। जहां पर आरडीटी का मतलब क्या होता है, किसी फॉरेन जीन, फॉरेन मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से आ रहा है इसलिए फॉरेन बोला। डिजायर जो अपने काम का जीन है, एक ही चीज हुई, दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो जीन ला रहे हैं वो अपने काम का है, उसे फॉरेन या डिजायर जीन को ट्रांसफर करना एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। पूरी डिटेल बात करेंगे। जहां पर एक एग्जांपल लिया है ट्रांसफर एंड इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि इंसुलिन वाला अपने पढ़ने में कम आता है, ठीक है, फिर भी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ह्यूमन इंसुलिन बनाने वाले जीन को ट्रांसफर किया गया और डाला गया था इकोलाई बैक्टीरिया में, जहां पर उस इकोलाई के अंदर मल्टीप्लिकेशन करा के बहुत बड़े लेवल पर इंसुलिन बनाई जाती है। और डायबिटिक पेशेंट्स आपको याद होती है इंसुलिन के इंजेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उसमें कमर्शियल यूज में आ रहा है। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स फ्रॉम वेरियस माइक्रोब्स, कई सारे आपके बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती है जिनके अंदर एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, और नेचुरली वो एंजाइम्स हम इतने क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से वो एंजाइम्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो अपने को रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है। तो सिंपल सी चीज है, कुल मिला के कमर्शियल लेवल पर कोई भी चीज हो रही है आरडीटी पर बेस्ड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सिंपल सा ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग, जहां पर कोई भी हम क्रॉप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं किसकी हेल्प से, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। क्लियर है, सिंपल सा है। बढ़े आगे, टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये टाइप्स जो हैं ये अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है रेड बायोटेक्नोलॉजी। किससे रिलेटेड है, मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल, मेडिकल साइंस से रिलेटेड है रेड बायोटेक्नोलॉजी। व्हाइट और ग्रे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं अपन, उससे रिलेटेड है। ग्रीन एग्रीकल्चरल, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी आ जाए तो अपने को बता रहे, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि केवल एग्रीकल्चर में ही है, बायोटेक्नोलॉजी एक जनरल साइंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। गोल्ड अगर अपन कहें तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड डेटा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जहां पर अपन क्या कहते हैं, सिंपल सा अपन बात करें तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या रहेगा, बिल्कुल अपन यहां पर बात करें तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स डीएनए आरएनए से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड बात करें, और उसको भी सॉफ्टवेयर फॉर्म में अपन बात करते हैं, तो वो आपकी गोल्ड में आ जाएगा। ब्लू के अंदर मराइन एंड एक्वेटिक एनवायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। और येलो फूड प्रोडक्शन, वायलेट गवर्नेंस ऑफ एथिकल कंसिडरेशन, जैसे आपको बताया होता कि बीटी ब्रिंजल हमारे इंडिया में रिलीज नहीं करने दिए, ठीक है।
क्योंकि वो कई सारे रीजन से, जेनेटिक पॉल्यूशन से रिलेटेड हो सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ के रिगार्डिंग हो सकते हैं, इथिकल इश्यूज आ जाते हैं कई बार, नैतिक डिसीजन कि भाई ये सही है या गलत है, तो उससे रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात हो रही है तो वायलेट है। और डार्क जो है वारफेयर, जहां पर बायो वेपन की बात कर दी जाती है उसके लिए। तो आप टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हेडिंग और उसके आगे ये सारी चीजें लिख लो इस तरीके से, आप सीधा सीक्वेंस वाइज एक एक करके लिख लो, कहीं ना कहीं अच्छा क्वेश्चन इससे भी बन जाता है। तो टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में रेड, व्हाइट और ग्रे, आगे बायोटेक्नोलॉजी आ जाएगा। रेड बायोटेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड, व्हाइट और ग्रे किससे रिलेटेड है, ग्रीन किससे रिलेटेड है, ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। पढ़ने में नहीं आया तो पूछ लेना, कहीं पर दिक्कत आए तो। कर लिया नोट। वायलेट में गवर्नेंस ऑफ एथिकल कंसिडरेशन, इथिकल नैतिक डिसीजंस, कई बार बायोटेक्नोलॉजी से जीएमओ के भी कई बार गवर्नमेंट उनको बैन लगा, कोर्ट में केस चलाता है जैसे जीएम ब्रिंजल वाला, तो गवर्नमेंट कुछ और कहती है, कोर्ट अलग कहती है, तो उस चीज को कई बार परमिशन मिले ना मिले, इथिकल कंसिडरेशन, मानव हित को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिए जाते हैं, तो वो रिलेटेड अगर कहीं बात चल रही है तो वो वायलेट, जहां पर देखो आपकी तराजू बना रखी है, मतलब कोर्ट लेवल पे कि भाई ये सही है कि नहीं है, जीएम ब्रिंजल कमर्शियल प्रोड्यूस करना हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन की हेल्थ के लिए, वो सारे इको फ्रेंडली है कि नहीं, वो सारी चीजें। वारफेयर मतलब बायो वेपन, आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, बायो वेपन की तरह अपन कई बार यूज कर लेते हैं बायो वार में, जैव हथियार। क्लियर है बात, सबने कर लिया नोट, बढ़े आगे, चलो अच्छा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे भाई। ग्रीन वाला सबको पता रह जाता है, लेकिन बाकी जिस तरीके से आप ढेर सारे रिवोल्यूशन पढ़ते हो उसी तरीके से ढेर सारे अपने यहां पर बायोटेक्नोलॉजी के टाइप हो गए, कौन सा किससे रिलेटेड है, सिंपल क्वेश्चन बनेगा जब भी बनेगा, याद रखना है सीधा सा। अब आते हैं हिस्ट्री में, जो आगे पीछे बहुत सारे अपने इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्ट आएंगे उनको एक साथ अपन लाए हैं, और कुछ होंगे तो बीच में भी आ सकते हैं, मतलब टॉपिक पढ़ते टाइम। तो यहां पर सबसे पहला जो है एरिकी के बारे में अपन ने बता भी दिया कि 1919 में इन्होंने टर्म दिया था बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इनके बारे में अपन बात कर चुके हैं, नोट आराम से करेंगे, पहले समझेंगे, ठीक है। और इन्हें ही फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है, फादर का क्वेश्चन कम आता है, टर्म का ज्यादा आता है। दूसरे जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है पॉल बर्ग, जिसे आप क्या कहते हो, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीटी भी कहते हैं। भाई रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देने वाले साइंटिस्ट कौन है, पॉल बर्ग। कई बार ये क्वेश्चन बनता है, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट और हाइब्रिड डीएनए। रिकॉम्बिनेंट मतलब एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए में दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए ऐड कर दिया, रिकॉम्बिनेंट पुनर्योजन, तोड़ा जोड़ दिया, उधर से तोड़ा इधर जोड़ दिया, तो रिकॉम्बिनेंट या हाइब्रिड, दो का जब भी कोई चीज आती है तो हाइब्रिड कहलाती है। तो हाइब्रिड डीएनए अंडर इन विट्रो कल्चर, जहां पर ट्रांसफर किया था
SV40 वायरस का जो जीन ई कोलाई के अंदर लैम्डा फेज वेक्टर की हेल्प से। ठीक है, पूरी बात बता दी जो अच्छे कभी भी क्वेश्चन में डिटेल में बोला जाए तो कुछ भी नहीं है। एक यहां से जीन SV40 वायरस है, उसका जीन एक वेक्टर है लैम्डा फेज खुद एक वायरस है, बैक्टीरियोफेज है। उस बैक्टीरियोफेज के अंदर आपके क्या करा, उसकी हेल्प से ई कोलाई में उस जीन को ट्रांसफर किया। और आप सीधा सा ध्यान रखोगे कि भाई सबसे पहला क्वेश्चन तो रेड कर रखा है, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट और हाइब्रिड डीएनए बनाने वाले साइंटिस्ट पॉल बर्ग। तो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी पॉल बर्ग, ध्यान रहेगा। बाकी डिटेल भी अपन ने लिखी। फिर नेक्स्ट ईयर 72 के बाद 73 में दो साइंटिस्ट थे, बॉयर एंड कोहेन। पूरा नाम तो इनका हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनले कोहेन है, जिन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था बाय जॉइनिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन टू द प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिमुरियम। ठीक है, तो इन्होंने जो करा फर्स्ट सक्सेसफुल आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस तरीके से बोला जाए ये सक्सेसफुल नहीं था, पहली बार बनाने वाले तो पॉल बर्ग थे, लेकिन सक्सेसफुली आर्टिफिशियली जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था वो बॉयर एंड कोहेन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है अक्सर वो बॉयर एंड कोहेन का आता है। डिपेंड करता है, अगर सक्सेसफुल वर्ड नहीं है तो भी कभी ये आंसर मान लो बॉयर और कोहेन ऑप्शन में नहीं है तो आंसर में कई बार पॉल बर्ग भी चला जाता है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट ईयर ही है उनका काम भी। और इन्हें अपन यहां पर इन्होंने जो टेक्निक, फादर चाहे उनको बोला गया लेकिन टेक्निक आरडीटी जेनेटिक इंजीनियरिंग या जिसे डीएनए स्प्लाइसिंग भी कहते हैं, टेक्निक देने वाले साइंटिस्ट ये हैं और फादर बोला गया पॉल बर्ग को। हल्का सा यहां पर कंफ्यूजन चलता है, ठीक है, सिंपल सा ध्यान रखेंगे। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए पॉल बर्ग, फादर पॉल बर्ग, टेक्निक देने वाले डेवलप करने वाले बॉयर एंड कोहेन, फर्स्ट सक्सेसफुल आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने वाले भी बॉयर एंड कोहेन, ध्यान रहेगा। तीसरे जो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सबसे फेमस है 1982 में, अब हमने को तो केवल टोबैको पता है लेकिन आसपास के भी जो क्वेश्चन बन जाए कभी तो 1982 में डेवलप हुआ फर्स्ट मॉडिफाइड प्लांट जो है, फर्स्ट जीएम क्रॉप जो है कौन सी है, टोबैको, जिसको डेवलप किया गया था चाइना में, जो कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, जिसके अंदर जीन डाला गया है वो कौन सा था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब वो क्वेश्चन पूरा जो आपको पता है सारी बात लिख देगा, फॉर द किस कैरेक्टर के लिए किया वही पूछ लेगा तो आंसर रहेगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। और आपको ध्यान रखना नई कोई भी चीज है वो चाइना वाले ही काम करते रहते हैं, चाइना जापान वाले, तो ये सबसे पहले जीएम क्रॉप भी चाइना ने ही बनाई थी, ठीक है। उसके बाद 1984 ने केरी मुलिस साइंटिस्ट, जिन पर क्वेश्चन कई बार आता है, इन्होंने बनाई डेवलप करी पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर जो बात करेंगे। 1997 जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉली शिप वाला, ठीक है, कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि शिप का नाम ही नहीं लेगा, वो बोलेगा फर्स्ट मैमल क्लोन सक्सेसफुली, या फर्स्ट मैमल जो है, मैमल मतलब स्तनधारी और शिप भी आपका मैमल्स में ही आता है, तो सबसे पहला जो सक्सेसफुली क्लोन बनाया गया था मैमल का वो कौन सा था, डॉली शिप था, ठीक है। प्रोड्यूस यूजिंग कौन सी टेक्निक का यूज करके, तो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, किसने किया, एन विल्मट ने कहां पर, रोजन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड। सारे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट कोरोना का क्वेश्चन एक आपका मैंने डाल दिया कभी आ जाए तो, एमआरएनए वैक्सीन एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कोरोना का जो SARS-CoV-2 जो वेरिएंट था, जिसको यहां पर कहा जाता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर, क्योंकि अपने सांस लेने में दिक्कत आती थी कोरोना में, तो उसके लिए जो रेजिस्टेंट वैक्सीन बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी 2020 में, एमआरएनए वैक्सीन एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। बायोटेक से बनाई ये चीज, कभी वैक्सीन बनाने का काम बायोटेक से ही होगा। इस सारी बात को नोट करना है सिस्टमेटिकली, हिस्ट्री लिखने में गड़बड़ नहीं हो, इसलिए इसको मैं स्लाइड पे बना के लाया हूं, नोट कर लो। आपको अंडरलाइन कहां करना है उसको ऑलरेडी मैंने रेड कर रखा है। ये 1983 भी कुछ बुक्स में पीसीआर के लिए दिया गया है, बाकी जो एक्चुअली क्या है कि भाई नोबेल प्राइज वगैरह जो मिलते हैं उसी वेबसाइट से मैंने ईयर लिया 1985, ठीक है। नोबेल प्राइज मानते हैं और लेट मिला उनको, उसके 1903 के आसपास उनको नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन ऑप्शन में कभी कभी 83 होता, लेकिन ज्यादा सही जो आंसर है इसका पीसीआर टेक्निक का 85 है, ऑप्शन में 83 भी आंसर गया है कई बार। बॉयर एंड कोहेन का भी इवन कई बार 1972 भी लिखा हुआ मिलेगा आपको।
हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, लेकिन जो मेन हमारे क्वेश्चन बने हैं या बनते हैं उन्हीं को डाला है मैंने। लगभग देखेंगे तो आप सारे जो ये जो दिए हुए हैं, केवल कोरोना को छोड़ के सब पे क्वेश्चन बने हुए हैं ऑलरेडी। तो कोरोना तो मैंने इसलिए डाला कि रिसेंट कहीं आ जाए तो कौन से टेक्निक का यूज किया गया था, एमआरएनए वैक्सीन या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एमएबी करके भी इस टेक्निक को बोलते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एमएबी। एसएआरएस के फुल फॉर्म भी लिखना चाहो लास्ट में तो पूछ लेना, मैं लिखा बता दूंगा। जो कोरोना वायरस का है वो भी ध्यान रख सकते हो। सीरियसली टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो तुम लोग के? वैसे ही आता है, कभी दिया नहीं दिया नहीं, ऐसा चल तो नहीं रहा है? मैं तो पेपर बना के फ्री हो जाता हूँ, उसके बाद भी चलो एक बार और क्वेश्चन पेपर डिस्कस करवा देता हूँ। बाकी आपको ही देखना पड़ेगा आगे का, उसको कैसे कहाँ दिक्कत आ रही है उसको सॉल्व करना है, पूछना है, वो सारा आपको करना पड़ेगा। ये आगे पीछे आपको याद करने ही पड़ेंगे, और क्वेश्चन यहाँ से साइंटिस्ट से एक आध क्वेश्चन आता रहता है अक्सर। आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला आपको आगे लिखा देंगे, एलेक्जेफ्री वाला भी आएगा, और जो टॉपिक के साथ कुछ आएंगे तो वो और आपको लिखा देंगे आगे।
कर लिया नोट सबने? कर लो। तो मेन चीजें हैं वो आपको ऑलरेडी मैंने रेड में कर दी थी ताकि आपको भी अंडरलाइन करने में इजी रहेगा। जब तक बाकी लोग नोट कर रहे हैं एक बार और अपन ध्यान रख लें। 1919 में सबसे पहले कॉलरिकी ने बायोटेक्नोलॉजी को टर्म को दिया था। दूसरा आपको 72 ईयर इतना यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि क्वेश्चन ज्यादा हमारा इन चीजों पर है। पॉल बर्ग है जिन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए और रिकॉम्बिनेंट जीन जिसको अपन कहते हैं या हाइब्रिड डीएनए यहाँ पर कहते हैं जो सबसे पहले तैयार किया था। रिकॉम्बिनेंट का मतलब ये हुआ कि जीन डिजायर जीन लाए और प्लाज्मिड में जोड़ दिया, डिजायर जीन लाए और प्लाज्मिड में जोड़ दिया और अब जो डीएनए बना उसे ही बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे जहां पर दो का कॉम्बिनेशन बन चुका है। ठीक है, और इन्हें ही अपन फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, फादर ऑफ आरडीटी कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हर्बर्ट बॉयर एंड कोहेन की अगर बात करें तो सबसे पहला सक्सेसफुल आर्टिफिशियल जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था वो किसने बनाया था? बॉयर एंड कोहेन, और इन्होंने ही ये टेक्निक को डेवलप किया था आरडीटी को। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। उसके अलावा अपन यहाँ पर नेक्स्ट ध्यान रखेंगे कि भाई फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है वो कौन सा है? टोबैको, और उसमें कौन सा कैरेक्टर ट्रांसफर किया गया था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जो चाइना में किया था। उसके अलावा 85 में कैरी मुलिस ने पीसीआर को डिस्कवर किया था। ठीक है, जिसकी पूरी बात अपन करेंगे। सबसे पहला जो मेमल क्लोन किया गया था सक्सेसफुली वो डॉली शिप था, जो जिस टेक्निक का यूज किया गया था न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जिसका यूज किया गया, और किया विल्मट्स नाम के साइंटिस्ट ने जो रोजलिन इंस्टीट्यूट एट स्कॉटलैंड, जो उस इंस्टीट्यूट में संस्थान में। और एक लास्ट मैंने कोविड का और बता दिया, इसकी फुल फॉर्म अगर लिखना चाहो तो लिख लो, आपकी इच्छा है, बाकी जरूरत नहीं है, वैसे लिख लो। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सिंड्रोम क्योंकि आपको पता है कोरोना में एक नहीं कई सारे सिम्टम्स हुआ करते थे, और ग्रुप ऑफ सिम्टम इज कॉल्ड सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ध्यान रहेगा। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्नोलॉजी और एमआरएनए वैक्सीन टेक्निक का यूज किया था। क्लियर है बात? अपन पेपर ले लें एक बार, इसमें मिल जाएगा, देखते हैं, पता नहीं, फिर भी ट्राई करते हैं कहीं मिल जाए। कौन से मिलेगा? फोल्डर, इसमें तो नहीं दिख रहा है। आपके पास है पेपर? तो करवा दो डिस्कस। मेरे पास तो है, इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपकी देखनी पड़ेगी। ठीक है, करवा ही देते क्योंकि वो आज निकल फिर रह जाएगा। ठीक है, मैंने फिर टॉपिक को इससे इधर स्विच मारा, इसलिए कर लेते हैं पहले डिस्कस। एक सेकेंड, किसी के पास है क्या पेपर? एक दे दो इधर, ऐसा करो कि खुल नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। सबसे पहला है क्रॉस पॉलिनेशन लीड्स टू। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन लीड्स टू, पहला ऑप्शन होमोजाइगोसिटी, दूसरा हेट्रोजाइगोसिटी,
तीसरा बोथ एंड बी, चौथा नन ऑफ दीज। आंसर क्या रहेगा? हेटेरोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी किससे आती है? सेल्फ पॉलिनेशन से आती है। ठीक है। द चॉइस ऑफ ब्रीडिंग मेथड मेनली डिपेंड्स ऑन, कोई भी ब्रीडिंग मेथड हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा, तो किस पे डिपेंड करेगा? पहला तो मोड ऑफ पॉलिनेशन पे एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बिल्कुल हमें हमेशा बोला है कि सेल्फ पॉलिनेटेड के लिए ये मेथड होगा, क्रॉस पॉलिनेटेड के लिए होगा, हमेशा अपन ने बताया। दूसरा ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉप स्पीसीज, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर हम कोई ओलिगोजेनिक कैरेक्टर ट्रांसफर करना चाहते हैं तब क्या होगा आपके वहां पर जो आपके बात करें तो कौन सा आप बैक्रॉस मेथड वगैरह यूज करोगे। जीन एक्शन, कौन सा जीन एक्शन है? एडिटिव है, डोमिनेंस है, एपिस्टेसिस है, उस अकॉर्डिंग भी ब्रीडिंग मेथड आपका चेंज हो जाता है। यानी कि यहां पर आंसर था ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन से देना था, बाकी ये चीज अपन ने पढ़ी पर कहीं ऐसा लिखा नहीं था डायरेक्टली। कन्वेंशनल मेथड इज यूज्ड टू ट्रांसफर रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज। ठीक है, कोई भी ऐसा कन्वेंशनल, देखो एक चीज आपको यहां से बायोटेक से भी रिलेटेड है और याद दिलाता हूं, प्लांट ब्रीडिंग को भी अपन दो तरीके से कहते हैं, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग और मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग। क्लासिकल हुई थी स्टार्ट 1900 टू 1980, 1900 टू 1900 से लेके 1980 तक जो थी वो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। 1900 से ही क्यों? क्योंकि मेंडल के काम का रिडिस्कवर उसी टाइम से हुआ था, सारा काम फिर बाद में शुरू हुआ। और बात करें 1980 के बाद, क्यों? क्योंकि मेन जो बायोटेक का काम आया था वो 1980 के बाद ही आया था। ठीक है, तो उसे अपन कहते हैं मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग अपन कहते हैं, तो वो ध्यान रखना है। तो यहां पर बोला है कन्वेंशनल मेथड इज यूज, कन्वेंशनल मतलब बायोटेक का तो कोई होगा नहीं, मतलब ऑप्शन में है नहीं, तो अपने को ऑटोमेटिक समझ में भी आ जाता है। मेथड इज यूज टू ट्रांसफर रेजिस्टेंट, एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में रेजिस्टेंट जीन ट्रांसफर करना है तो कौन सा काम में आएगा? बैक्रॉस मेथड, सभी को पता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता ही रहता है। होमोजीनस एंड होमोजाइगस पॉपुलेशंस आर एग्जांपल ऑफ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ रहे हैं, इसीलिए मैंने हर मेथड को डेफिनेशन के साथ उसका कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि रटना नहीं है कभी भी। ठीक है, होमोजाइगस तब जब सेल्फ पॉलिनेशन की बात हो, हेटेरोजाइगस तब क्रॉस पॉलिनेशन या केवल क्लोनल सिलेक्शन में भी हेटेरोजाइगस ध्यान रखते हैं, एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड में भी हेटेरोजाइगस। होमोजीनस जब मिक्सिंग नहीं करते हैं, हेटेरोजीनस जब मिक्सिंग की बात होती है। फाइनली क्या बोला है, देखो देखते हैं कि भाई होमोजीनस है यानी कि बिना मिक्सिंग वाला होना चाहिए, होमोजाइगस यानी सेल्फिंग वाला। प्योर लाइन जो होता है वो आपका यूनिफॉर्म होता है, होमोजीनस होता है, कोई भी मिक्सिंग नहीं होता है, और होमोजाइगस यानी कि सेल्फ पॉलिनेटेड। आंसर प्योर लाइन है। फिर भी आगे चल के देख लेते हैं सिंथेटिक वैरायटी, क्रॉस पॉलिनेटेड में मतलब हेटेरोजाइगस होता है और मिक्सिंग होती है तो हेटेरोजीनस भी होता है। F1 हाइब्रिड हाँ होमोजीनस तो होता है लेकिन हेटेरोजाइगस होता है क्योंकि क्रॉसिंग से बनता है। मल्टी लाइन आपकी होमोजाइगस तो होगी क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटेड में, लेकिन हेटेरोजीनस होगी क्योंकि वहां पर नाम में ये मल्टी कई सारी लाइन का मिक्सिंग होगा। कॉन्सेप्ट से आप एक साथ चारों का अपन आंसर दे सके आराम से। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ लिए अपन, इसीलिए अपने एक एक हर ब्रीडिंग मेथड में अपन ने सिस्टमेटिकली इस चीज को समझाया। क्लियर है बात? हेटेरोजीनस पॉपुलेशन कैसी होगी? नॉन सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन नहीं, होमोजीनस होती है वो नॉन सेग्रीगेटिंग होती नहीं, सॉरी अपन ने यहां पर लिखा है हेटेरोजीनस पॉपुलेशन। एक बार सारे ऑप्शन देखते हैं, वो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस का कॉन्सेप्ट है। हेटेरोजीनस पॉपुलेशन इज नॉन सेग्रीगेटेड हेटेरोजाइगस होमोजाइगस के लिए होता है, सेग्रीगेटिंग हेटेरोजाइगस, जबकि इसने पूछा हेटेरोजीनस पूछा है। और हेटेरोजीनस सिंपली अपने को जो पता है वो ये पता है कि जेनेटिकली डिसिमिलर पॉपुलेशन, और होमोजेनस जेनेटिकली सिमिलर। अब हमारा जो नॉलेज है उसको क्वेश्चन पे लगाते हैं, तो वही चीज है कि पहला ऑप्शन तो था हेटेरोजाइगस के लिए था, जेनेटिकली सिमिलर होमोजेनस, जेनेटिकली डिसिमिलर हेटेरोजेनस, पॉपुलेशन सेग्रीगेट ऑन सेल्फिंग हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो यानी कि पहला ऑप्शन तो था होमोजाइगस, दूसरा था होमोजेनस, तीसरा था हेटेरोजेनस, चौथा था हेटेरोजाइगस। तो सही आंसर हमारा चला जाएगा सी। चारों की डेफिनेशन को एक ही क्वेश्चन में अपन ने पूछ लिया एक तरीके से। ठीक है, effect of genes from the male parent on the development of the fruit or the seed, development of fruit or seed, कौन सा इफेक्ट होगा? ये जीनिया इफेक्ट। कौन सा होगा? फ्रूट की कैरेक्टरिस्टिक, सीड की कैरेक्टरिस्टिक, कर्नल की कैरेक्टरिस्टिक को जो इफेक्ट डालता है पॉलन का जीनोटाइप, वो कहलाता है जीनिया इफेक्ट। और मैटरनल टिश्यूज पे जो डालता है, ठीक है, वो मेटाजीनिया होता है। ट्रिप्लोइड इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीडलेसनेस, बता रखा है मैंने कि ट्रिप्लोइड से ऑटो ट्रिप्लोइड से एक ही अच्छा क्वेश्चन बनता है सीडलेस का, जो वाटरमेलन के लिए भी बोला था मैंने, बनाना के लिए भी बोला था। ठीक है, एग्जांपल ऑफ हेटेरोजीनस एंड होमोजाइगस पॉपुलेशन,
ठीक है। हेट्रोजीनस जो यहां पर अगर अपन देखें तो हेट्रोजीनस देखते ही हमें पता चल गया कि भाई यहां पर मिक्सिंग होना चाहिए। होमोजाइगस देखते ही मतलब सेल्फ पोलिनेटेड होना चाहिए। कंपोजिट और सिंथेटिक में मिक्सिंग तो होती है, लेकिन ये क्रॉस पोलिनेटेड में होती है, यानी कि ये आंसर तो नहीं, क्योंकि ये हेट्रोजेनस एंड हेट्रोजाइगस हो जाएगी। प्योर लाइन जो है वो दोनों होमो होती है, ठीक है। F1 हाइब्रिड होमोजेनस होगी लेकिन हेट्रोजाइगस होती है। मल्टी लाइन है जो हमारा आंसर है, हेट्रोजेनस मिक्सिंग है और होमोजाइगस यानी कि सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में। क्लियर है क्या? ये दो क्वेश्चन आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, ठीक है ना। इसीलिए तो 4 बार डायग्राम बना के डेफिनेशन समझाई, ठीक है। वो जो गलती होती है भाई मुझे कैसे याद हो रहा है, उसको समझा इसलिए याद है। अगर बाकी ये नाम देखूंगा तो मैं जब पढ़ता था मेरे से गलत होती भाई। आप क्या, मैं खुद पढ़ता था, मैं भी आपके टाइम पे पीजी में था, मेरे भी कोई सही नहीं हो पाते थे। तो जब कॉन्सेप्ट मैंने समझा तो वही कॉन्सेप्ट आपको सिखाए, तो अपन एक बार उसको समझ लेंगे तो हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, द ग्रीन लीव्स, ये तो हो गया अपना क्या नहीं है। द ग्रीन लीव्स ऑफ सोरगम प्लांट कंटेन HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड्स आपने बात करते हो, ठीक है। HCN दूरीन जिसको कहते हैं अपन, तो ये आपका टॉक्सिक कंपाउंड होता है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज, ठीक है। यूनिवर्सल कौन सा है? AB रेसिपिएंट, डोनर O, और AB भी नेगेटिव, डोनर O नहीं, जो रेसिपिएंट है वो AB पॉजिटिव और डोनर है वो और नेगेटिव, ठीक है ना, वो भी ध्यान रखना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज एक्सप्लेन्ड बाय, कौन से स्टेज से एक्सप्लेन होता है? एनाफेज। एनाफेज भी फर्स्ट वाली, मियोसिस की एनाफेज फर्स्ट। लॉन्गेस्ट फेज इज, कौन सी होती है? प्रोफेज, सबसे लॉन्गेस्ट प्रोफेज होती है, सबसे शॉर्टेस्ट एनाफेज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनाया था मैंने, मेहनत कम बचाने के लिए दोनों ऑप्शन कॉपी पेस्ट मार दिए थे, ऊपर वाले ऑप्शन ही नीचे उठा ली। मैंने कहा यार थक गया हूं, अब कितने क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, लेकिन अच्छे बनाया था आपको। विच हो गया अपने सारे। जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में किसी में डाउट? सेग्रीगेशन आपका होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अपन ने पढ़ा है कि भाई F1 जनरेशन में जो दो एलील्स होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव, जो आपके एलील्स होते हैं वो दोनों एक साथ होते हैं F1 में। और जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है यानी कि वो दोनों एलील्स जब गैमेट्स बनाते हैं, दोनों सेपरेटली अलग अलग गैमेट में चले जाते हैं, तो उसे लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। एलील्स का अलग होना, दैट इज सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब पृथक्करण, अलग होना। उसके बाद पैथोलॉजी कौन से हैं? मेजर पेपर था इसमें, इसलिए जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं वैसे ही मैंने डाले, ठीक है ना, ज्यादा हार्ड नहीं डाले थे। 95 बोलो ना कहां से? $73, ओके, बिल्कुल 73। द इंटरनली सीड बोर्न इन्फेक्शन डिस्ट्रॉयड बाय, इंटरनली सीड बोर्न जो है इन्फेक्शन अगर कहीं हुआ है, जो लूज स्मट ऑफ व्हीट में, हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट या सोलर हीट ट्रीटमेंट अपन कर सकते हैं, यूज ऑफ सेलेक्टेड एंटीबायोटिक्स एंड सिस्टमिक फंजीसाइड्स ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, बैक्टीरियल है तो अपन एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, और अगर फंगल है तो सिस्टमिक वो भी यूज करते हैं। तो आंसर ऑल ऑफ दीज रहेगा। वायरोड्स आर डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर, टर्म और डिस्कवरी दोनों ही डाइनर ने दी। टुंग्रो डिजीज ऑफ राइस इज स्प्रेड बाय निफोटेटिक्स वेरिसेंस ग्रीन लीफ हॉपर, ठीक है। टिकोइक एसिड फाउंड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बताया था आपको, पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस लिखवाया था। सार स्टैंड्स फॉर, लास्ट ओकरा में पढ़ाई मैंने, सिस्ट, ठीक है। लास्ट सार जो है वो कौन सी है? सिस्टमिक एक्वायर्ड, ठीक है ना। ऑप्शन सारे ऐसे ही है, ढंग से पढ़ना, मेरे को भी ढंग से पढ़ने दो, है ना। हाँ, सिस्टेमेटिक, देखो पहले में क्या लिखवा है? सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंट, दूसरा सीक्वेंस एक्वायर्ड रेजिस्टेंट, तीसरा सिस्टम एक्वायर्ड रेजिस्टेंट, चौथा सीक्वेंस एक्वायर्ड रेजिस्टेंट। तो सही आंसर क्या है? हाँ, क्योंकि पहला सिस्टेमिक कह रहा है, सिस्टेमिक कह रहा है इसलिए, ठीक है। तो सिस्टम अपन ने क्या लिखा था इसके फुल फॉर्म? सिस्टमिक ही लिखा है, तो पहला आंसर है, तो तेरी मर्जी से कह रहा है, आंसर फर्स्ट है, सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, सार, ठीक है, बताया था आपको मैंने।
ये कहां पर कुछ सैलिसिलिक एसिड वगैरह आपको मैंने बताया था, जो ये आपके बढ़ाने काम में करते हैं, स्पेशली से वायरस कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस अपन यूज करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। मैंने पोखरा के अंदर आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, हो गए सारे क्वेश्चन? तो आंसर इसका 77 का क्या है? फर्स्ट। हाँ, मैंने कहा यार ये मेरे को ही कंफ्यूज कर रहा है। सिस्टम तो फिर वो एलबी यादव वाला सिस्टम हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो इससे आगे की बात अपन अगली क्लास में लेंगे। बायोटिक बड़ा समझने वाला है तो रेगुलर क्लासेस जरूर अटेंड करना। थैंक यू।